जय हिंद दोस्तों, मैं चंदन सर पिठौरी सिवान बिहार वाला। हम न्यायालय में जाते हैं, कोर्ट में जाते हैं, किसी भी काम से जाए, चाहे कोई भी न्यायालय में जाए, चाहे जिला न्यायालय में जाए, हाई कोर्ट में जाए यानी उच्च न्यायालय में जाए, या सुप्रीम कोर्ट में जाए यानी सर्वोच्च न्यायालय या उच्चतम न्यायालय में जाए, कहीं भी जाए एक वकील की जरूरत पड़ती है, एक अधिवक्ता की जरूरत पड़ती है, एक वकील चाहिए। एक वकील चाहिए, तभी हम अदालत में किसी कार्रवाई को कर पाते हैं, किसी कार्य को कर पाते हैं। आम आदमी के लिए एक वकील की जरूरत पड़ती है, आम आदमी के लिए एक वकील रखता है। अगर किसी नेता पर कोई केस हो जाता है तो वो नेता भी किसी ना किसी वकील को रखता है। माने कोई भी व्यक्ति अगर न्यायालय तक जाता है, कितनों कानून का ज्ञाता हो, तो उसे एक वकील को रखना पड़ता है। या तो स्वयं वकील होना चाहिए, ना तो वकील रखेगा। बिना वकील और दलील के कोई कार्य नहीं हो पाता। तो आप सोच सकते हैं कि अगर सरकार को न्यायालय संबंधी कोई कार्य हो, जैसे कि सर्वोच्च न्यायालय को सर्वोच्च न्यायालय में या उच्च न्यायालय में केंद्रीय सरकार को, केंद्र सरकार को कोई कार्य हो, तो फिर क्या वो वकील रखेगा? सरकार का कोई भी कार्य हो, केंद्र सरकार से संबंधित कोई भी कार्य हो, जो न्यायालय तक ले जाना हो, न्यायालय में कार्य कराना हो, तो क्या केंद्र सरकार भी किसी वकील को रखेगा? नहीं। केंद्र सरकार के पास ऑलरेडी एक महान्यायवादी, जिसे इंग्लिश में कहते हैं अटॉर्नी जनरल, होता है। अटॉर्नी जनरल यानी महान्यायवादी ऑलरेडी केंद्र सरकार के पास होते हैं, जो उच्च न्यायालय या सर्वोच्च न्यायालय से संबंधित कोई भी कार्य हो, कोई भी बात हो, कोई भी कार्य हो, तो उन सभी कार्यों को करते हैं। यानी केंद्र सरकार से संबंधित कोई भी, केंद्र सरकार से संबंधित कोई भी विवाद, कोई भी बात अगर उच्च न्यायालय या सर्वोच्च न्यायालय तक ले जाना हो, तो ये इसके लिए एक वकील के तौर पर, यूं कह सकते हैं बोलचाल के शब्दों में, कि केंद्र सरकार का वकील होते हैं। महान्यायवादी जो होते हैं वो केंद्र सरकार का एक तरह के वकील होते हैं। केंद्र सरकार का एक तरह से महान्यायवादी वकील का काम करते हैं, अटॉर्नी जनरल एक वकील का कार्य करते हैं। इसका जिक्र कहां किया गया है? संविधान के अनुच्छेद 76 में। संविधान के अनुच्छेद 76 में जिक्र किया गया है महान्यायवादी के संबंध में, कि महान्यायवादी केंद्र सरकार से संबंधित, सरकार से संबंधित कोई भी विवाद वाला बात हो, जिसे उच्च न्यायालय या सर्वोच्च न्यायालय में ले जाने की जरूरत हो, तो महान्यायवादी ले जाते हैं। यानी वकील का एक काम करते हैं, सरकार के एक वकील होते हैं महान्यायवादी। और महान्यायवादी से संबंधित कुछ बातें हैं, जैसे महान्यायवादी देश का सर्वोच्च विधि अधिकारी होते हैं। देश का सर्वोच्च विधि अधिकारी होते हैं, देश के सर्वोच्च कानून संबंधी अधिकारी होते हैं महान्यायवादी। इनकी नियुक्ति स्वयं राष्ट्रपति करते हैं। महान्यायवादी की नियुक्ति स्वयं राष्ट्रपति करते हैं। परीक्षा से यह प्रश्न आएगा कि महान्यायवादी की नियुक्ति कौन करता है? तो महान्यायवादी की नियुक्ति स्वयं राष्ट्रपति करते हैं। और राष्ट्रपति के प्रसाद पर्यंत ही महान्यायवादी अपने पद पर बने रहते हैं। राष्ट्रपति जब तक चाहेंगे, महान्यायवादी अपने पद पर बने रहेंगे। तो आपके दिल में एक प्रश्न उठ रहा होगा कि क्या महान्यायवादी का कोई कार्यकाल नहीं होता है? तो संविधान में इसका जिक्र नहीं किया गया है कि महान्यायवादी अपने पद पर कितने दिनों तक बने रहेंगे। ठीक है, तो महान्यायवादी केंद्र सरकार के एक वकील के रूप में होते हैं। महान्यायवादी देश के सर्वोच्च विधि अधिकारी होते हैं, देश के सर्वोच्च कानूनी अधिकारी होते हैं। और महान्यायवादी की नियुक्ति स्वयं राष्ट्रपति करते हैं, और राष्ट्रपति के इच्छा अनुसार ही वो अपने पद पर बने रहते हैं। राष्ट्रपति जब तक चाहते हैं वो अपने पद पर बने रहते हैं। महान्यायवादी संसद नहीं होते हैं। अब महान्यायवादी संसद नहीं होने के बावजूद भी संसद के सदन में या संसद की कार्यवाही में भाग लेते हैं। प्रश्न पूछ सकता है परीक्षा में कि वह कौन सा व्यक्ति है
जो संसद नहीं होते हुए भी संसद के कार्यवाही में भाग लेता है तो वो महान्यायवादी है। महान्यायवादी एक ऐसे व्यक्ति है जो संसद नहीं है फिर भी संसद के सभी कार्यवाही में भाग लेने का काम करते हैं, संसद के कार्यवाही में भाग लेते हैं, लेकिन संसद के कार्यवाही में केवल भाग लेते हैं, वोट करने का अधिकार नहीं। संसद वोट करती है ना कई जगहों पर, जैसे राष्ट्रपति के चुनाव में संसद वोट करती है, तो चुनाव संबंधी या किसी प्रकार का संसद जो वोट करती है, संसद के मेंबर्स लोग, सदस्य लोग वोट करते हैं, वोटिंग करते हैं, महान्यायवादी वोटिंग नहीं करेंगे। लेकिन संसद नहीं होते हुए भी संसद के सभी कार्यवाही में भाग लेंगे। महान्यायवादी जो है संसद के सभी कार्यवाही में भाग लेते हैं, भले ही संसद नहीं होते। बातें समझ में आ रही है? सभी कार्यवाही में भाग लेते हैं लेकिन वोटिंग नहीं करते हैं। अब प्रश्न उठता है, क्या महान्यायवादी अकेले होते हैं? क्या उनकी सहायता के लिए कोई और नहीं होता है? बिल्कुल होते हैं। महान्यायवादी की सहायता के लिए, महान्यायवादी की सहायता के लिए कौन होता है? सॉलिसिटर जनरल होते हैं। महान्यायवादी की सहायता के लिए सॉलिसिटर जनरल होते हैं। और फिर सॉलिसिटर जनरल की सहायता के लिए, सॉलिसिटर जनरल की सहायता के लिए एडिशन सॉलिसिटर जनरल होते हैं। महान्यायवादी की सहायता के लिए सॉलिसिटर जनरल होते हैं। महान्यायवादी की सहायता के लिए सॉलिसिटर जनरल होते हैं और फिर सॉलिसिटर जनरल की सहायता के लिए एडिशन सॉलिसिटर जनरल होते हैं। महान्यायवादी एक वकील का काम करते हैं केंद्रीय सरकार के, और महान्यायवादी की सहायता के लिए सॉलिसिटर जनरल और सॉलिसिटर जनरल की सहायता के लिए एडिशन सॉलिसिटर जनरल होते हैं। अब बात करते हैं योग्यता। इतना सुंदर कार्य है, इतना अच्छा कार्य है। अगर आप मिनिस्टर ऑफ पार्लियामेंट बनते हैं, एमपी बनते हैं, तो 5 साल ही कार्यकाल होता है। और रही बात पावर की, तो सर्वोच्च न्यायालय संबंधी कार्य आप नहीं कर सकते हैं, क्योंकि कानून की ज्ञाता भी तो कोई मिनिस्टर ऑफ पार्लियामेंट नहीं होता है, लेकिन ये जो व्यक्ति होता है कानून का ज्ञाता होता है। इसीलिए इनकी योग्यता हम देख लेते हैं कि वैसे कौन कौन सी योग्यता होनी चाहिए महान्यायवादी बनने के लिए। तो हम आपसे बता दें कि सर्वोच्च न्यायालय के न्यायाधीश बनने के लिए जो भी योग्यता होती है, सर्वोच्च न्यायालय के न्यायाधीश बनने के लिए जो योग्यता होनी चाहिए, वही योग्यता आपको महान्यायवादी बनने के लिए भी होना चाहिए। क्या कौन कौन सी योग्यता होना चाहिए? सबसे पहला चीज कि भारत का नागरिक हो। महान्यायवादी वही व्यक्ति बनेगा जो भारत के नागरिक हो। अगर योग्यता संबंधी बात पूछा जाए तो भारत का नागरिक होना तो जरूरी है, चाहे किसी की भी आप योग्यता करें, राष्ट्रपति के, प्रधानमंत्री के, मिनिस्टर ऑफ पार्लियामेंट अर्थात एमपी के, एमएलए के, एमएलसी के, किसी की भी योग्यता की बात की जाए तो भारत का नागरिक होना जरूरी है। तो महान्यायवादी बनने के लिए पहली योग्यता क्या होनी चाहिए? कि वो भारत का नागरिक हो। दूसरी योग्यता, भारत के नागरिक होने से केवल नहीं बनेगा, हम आप कोई नहीं बन जाएगा। भारत का तो नागरिक होना नेसेसरी है, जरूरी है, लेकिन भारत के नागरिक होने के साथ साथ वो कम से कम 5 वर्ष तक न्यायाधीश रहे हो। कम से कम 5 वर्ष तक किसी कोर्ट में न्यायाधीश रहे हो, यानी जज रहे हो। कम से कम 5 वर्षों तक वो किसी न किसी कोर्ट में न्यायाधीश यानी जज के पद पर काम किए हो। अगर वो नहीं है तो फिर दूसरा भी क्राइटेरिया है। भारत का नागरिक होना तो नेसेसरी है, ये तो प्राथमिकता है। और भारत के नागरिक के साथ साथ अगर आपको महान्यायवादी बनना है, किसी भी व्यक्ति को महान्यायवादी बनना है, तो उसको कम से कम 5 वर्ष तक किसी भी कोर्ट में जजमेंट करना आवश्यक है, यानी लगातार जज के पद पर रहना जरूरी है। महान्यायवादी वही व्यक्ति बनेगा जो कम से कम 5 साल तक जज रहा हो। अगर जज नहीं रहा हो तो भी बन सकता है महान्यायवादी। दूसरी योग्यता क्या होनी चाहिए? कम से कम 10 वर्षों तक लगातार, छोड़ तो नहीं, लगातार 10 वर्षों तक लगातार किसी कोर्ट में वकालत किया। कम से कम 5 वर्षों तक जज रहा हो, और नहीं तो 10 वर्षों तक किसी कोर्ट में वकालत किया। वो नहीं होना चाहिए तो कम से कम चौथा क्राइटेरिया क्या है? कि राष्ट्रपति, चौथी योग्यता है कि राष्ट्रपति के नजर में कानून का ज्ञाता होना चाहिए, कानून का जानकार होना चाहिए, कानून का मास्टर होना चाहिए। समझ में आ रही है बातें? तो ये 4 योग्यता होना चाहिए। 4 में से एक तो भारत का नागरिक होना ही चाहिए।
और भारत के नागरिक होने के साथ साथ इन तीनों में से कोई एक योग्यता होगा तो वह व्यक्ति भारत का महान्यायवादी बन जाएगा। पहली योग्यता की कम से कम 5 वर्ष तक वो किसी कोर्ट में जज के पद पर रहा हो, 5 वर्षों तक किसी कोर्ट में जज रहा हो यानी न्यायाधीश के पद पर कार्य किया हो। दूसरी योग्यता क्या है कि कम से कम 10 वर्ष तक वकालत किए हो। और तीसरी योग्यता क्या है कि राष्ट्रपति के नजर में कानून का ज्ञाता हो। हम बात करें ना तो सर्वोच्च न्यायालय के न्यायाधीश बनने के लिए बस यही योग्यता की जरूरत पड़ती है, यही योग्यता चाहिए। अगर आपको सर्वोच्च न्यायालय के न्यायाधीश बनना है तो बस यही योग्यता चाहिए, और महान्यायवादी बनना है तो यही योग्यता होना चाहिए। लेकिन सर्वोच्च न्यायालय के न्यायाधीश की बात करें तो वो 6 वर्ष अधिकतम 65 वर्ष की आयु तक रह सकते हैं, यानी 6 वर्ष उनका कार्यकाल होता है। अगर उससे पहले उनकी आयु 65 वर्ष हो गई तो उन्हें हटा दिया जाता है। लेकिन बात करें महान्यायवादी की तो इसका संविधान में जिक्र नहीं है कि कितने उम्र तक बने रहेंगे और इनका कार्यकाल कितना होगा। महान्यायवादी के कार्यकाल के संबंध में संविधान में जिक्र किया ही नहीं गया है। अब रही बात कि थोड़ा सा देख ले कि भारत के प्रथम महान्यायवादी कौन थे। प्रश्न ये भी पूछ सकता है कि भारत के प्रथम महान्यायवादी कौन थे। तो भारत के प्रथम अटॉर्नी जनरल MC सीतलवाड थे। प्रथम महान्यायवादी कौन थे? MC सीतलवाड। महान्यायवादी प्रथम कौन थे? MC सीतलवाड। कोई पूछ सकता है, क्वेश्चन पूछ सकता है कि हु वाज द फर्स्ट अटॉर्नी जनरल ऑफ इंडिया? हु वाज द फर्स्ट अटॉर्नी जनरल ऑफ इंडिया? तो आप आंसर देंगे MC सीतलवाड इज द फर्स्ट अटॉर्नी जनरल ऑफ इंडिया, यानी MC सीतलवाड प्रथम महान्यायवादी, भारत के प्रथम महान्यायवादी थे। प्रथम तो जान गए, प्रथम जान गए कि MC सीतलवाड भारत के महान्यायवादी थे, अटॉर्नी जनरल थे। दूसरा अटॉर्नी जनरल कौन था? दूसरा छोड़िए, दूसरा तो क्वेश्चन नहीं पूछता है। वर्तमान में अभी जब आप क्लास देख रहे हैं, वर्तमान में भारत के अटॉर्नी जनरल यानी महान्यायवादी कौन है वर्तमान में? तो बात करें तो वर्तमान में आर वेंकट रमनी वर्तमान में महान्यायवादी है। अब प्रश्न उठता है कि कब बने थे महान्यायवादी? कब बने थे? तो 1 अक्टूबर 2022 को महान्यायवादी के पद पर नियुक्त किए गए राष्ट्रपति के द्वारा। भारत के राष्ट्रपति के द्वारा 1 अक्टूबर 2022 को ये महान्यायवादी के रूप में नियुक्त किए गए। किन्हें महान्यायवादी के रूप में नियुक्त किया गया 1 अक्टूबर 2022 को? RK वेंकट रमनी को। और इनके पहले कुल 15 महान्यायवादी बन चुके थे। ये 16वां महान्यायवादी है। आर वेंकट रमनी 16वां महान्यायवादी है। प्रथम महान्यायवादी MC सीतलवाड, प्रथम महान्यायवादी MC सीतलवाड, और अंतिम तो नहीं कह सकते, इसके बाद भी बनेंगे, वर्तमान महान्यायवादी आर वेंकट रमनी है, जो 1 अक्टूबर 2022 को बने थे। ये 16वां महान्यायवादी है, यानी इनसे पहले 15 महान्यायवादी बन चुके थे। अब रही बात कि अभी हम जस्ट बताए कुछ समय पहले, अभी क्लास में बता रहे थे कि महान्यायवादी की सहायता के लिए एक अटॉर्नी जनरल होते हैं। महान्यायवादी की सहायता के लिए सॉलिसिटर जनरल होते हैं। महान्यायवादी की सहायता के लिए कौन होता है? सॉलिसिटर जनरल। और फिर सॉलिसिटर जनरल की सहायता के लिए एडिशनल सॉलिसिटर जनरल होता है। तो एडिशनल सॉलिसिटर जनरल जो है वो वित्तीय अधिकारी है, वित्तीय अधिकार के पद के अंतर्गत आता है। एडिशनल सॉलिसिटर जनरल किसकी सहायता करता है? एडिशन जनरल की। एडिशन सॉलिसिटर जनरल किसकी सहायता करता है? सॉलिसिटर जनरल की। और एडिशन सॉलिसिटर जनरल का जो पद है वो वित्तीय अधिकार के अंतर्गत आता है। क्या संविधान जब लागू हुआ उसी समय से
एडिशन सॉलिसिटर जनरल की नियुक्ति होती थी? नहीं। संविधान जब लागू हुआ उस समय से एडिशन सॉलिसिटर जनरल की नियुक्ति नहीं होती थी। एडिशन सॉलिसिटर जनरल की नियुक्ति होने लगी 1972 से। एडिशन सॉलिसिटर जनरल की नियुक्ति 1972 से होने लगी। एडिशन सॉलिसिटर जनरल किसकी सहायता करता है? सॉलिसिटर जनरल की। और सॉलिसिटर जनरल किसकी सहायता करता है? महान्यायवादी की। और महान्यायवादी क्या करता है? केंद्र सरकार के कानून संबंधी कार्य जो कि उच्च न्यायालय और सर्वोच्च न्यायालय में जाता है, कानूनी कार्य करता है। ये छोटा सा क्लास था हमारा महान्यायवादी से संबंधित। उन्हीं बातों को महान्यायवादी से संबंधित मैंने बोर्ड पर लिखने का काम किया, आपको बताने का काम किया, जो कि परीक्षा के लिए काफी इंपॉर्टेंट है, परीक्षा के लिए काफी जरूरी है। ये सभी लोग नहीं बताते हैं, इसलिए महान्यायवादी आप केयरफुली पढ़े। अगर एक बार में नहीं समझ में आ रहा है, 2 बार 3 बार पढ़े, 2-3 बार क्लास को देखें। अगर उसके बाद भी कोई टॉपिक, कोई बात नहीं समझ में आती हो तो आप कमेंट जरूर करें। आपका कमेंट मैं पढ़ूंगा और कमेंट का जवाब जरूर दूंगा। और आप हमारे साथ बने रहे। यदि फेसबुक पर देख रहे हैं तो फॉलो करें, लाइक करें, शेयर करें। यदि यूट्यूब पर देख रहे हैं तो प्लीज सब्सक्राइब करें, लाइक करें, शेयर करें। धन्यवाद। इसका स्क्रीनशॉट लें।